लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो लठ भरवा भोज की हम बात करें बच्चों, तो ये विधवा विवाह के अवसर पर थारू जनजाति में मुख्य रूप से खिलाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बाकी थारू की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो जनजाति रहती है, जनसंख्या, वो थारू की है। थारू सर्वाधिक यूएस नगर में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गढ़वाल की सबसे अधिक जनजाति आपकी जौनसारी होगी, कुमाऊं की सर्वाधिक थारू होगी, और महा हिमालय की जो सर्वाधिक जनसंख्या है बच्चों वो आपकी भोटिया होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राज्य में अगर हम बात करें स्थिति, तो सर्वाधिक आपके अनुसूचित जनजाति यूएस नगर में पाई जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में सर्वाधिक एसटी साक्षरता कहां पर है, ये क्वेश्चन याद रखना। तो रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक एसटी साक्षरता आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है रूलक आंदोलन से संबंधित कौन है? तो अवधेश कौशल जी रूलक आंदोलन से संबंधित हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, अवधेश कौशल। क्वेश्चन नंबर 3 है गुमानी पंत किस राजा के कवि थे? तो देखिएगा गुमानी पंत जी की हम बात करें तो इन्होंने अनेक कई राजाओं के समय पे राज कवि रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सुदर्शन शाह आंसर सही हो जाएगा। बाकी गुमानी पंत जी के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये आपके काशीपुर के राजा आपके गुमान सिंह के दरबार में रहते थे। मुख्य रूप से अगर चलेगा तो गुमान सिंह के दरबार में ही रहते थे काशीपुर के। उसके बाद पावर वंश राजा सुदर्शन शाह के कार्यकाल में भी ये रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में गुमान सिंह नहीं था, तो इस कारण हमें सुदर्शन शाह आंसर लगाना पड़ेगा। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें लोकरत्न के नाम से या लोकरत्न पंत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है महारानी कर्णावती को नाक काटने या नाक काटने वाली रानी या नक्कटी रानी किसने कहा था? तो ये कहा था आपके शिव प्रसाद डबराल जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी शिव प्रसाद डबराल जी की हम बात करें तो चारण भी इन्हें कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक भी शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा ही लिखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चाचरी क्या है? तो देखिए चाचरी एक प्रकार का नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दून घाटिया कहाँ स्थित है? तो दून घाटी आपके ब्रह्म हिमालय क्षेत्र की तलहटी वाले हिस्से में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? तो अगर हम बात करें तो ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। मलेरिया के कारण मृत्यु किसकी हुई थी? ललित शाह की। क्वेश्चन नंबर 8 है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? तो देखिएगा अगर हम बात करें चंदों के समय तो उन्होंने ये 36 रकम 32 कलम की कर व्यवस्था अपना रखी थी, और जो इसको खत्म किया था वो गोरखाओं ने खत्म किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी गोरखाओं से आपको याद रखना है कि गोरखाओं को जो शासन उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था वह आपके 1790 में कुमाऊं क्षेत्र से हुआ था, जो 1815 में चला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो गढ़वाल में 1804 में स्टार्ट हुआ था और 1815 में चला था। उसके बाद अगर हम बात करें गोरखाओं से तो देखिए गोरखाओं ने जो जब पहला आक्रमण किया था 1790 में, उस समय आपके चंद वंश के राजा तो थे आपके महेंद्र चंद जी, और अगर हम बात करें नेपाल के राजा जो थे वो थे आपके हाँ, थोड़ा सा मैं एक बार 1 सेकंड रुकिएगा। ये पहले नेपाल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा समय रहेगा, 2-3 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए अगर हम नेपाल के इतिहास के बारे में चले तो नेपाल पहले 24 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जिन्हें 24 ही कहा जाता था। और इन 24 टुकड़ों को जो एक जगह मिलाया था वह पृथ्वी नारायण शाह ने मिलाया था। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण किया था। इस कारण नेपाल का बिस्मार्क कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। नेपाल का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। उसके बाद अगर हम बात करें जो अगले प्रमुख राजा है नेपाल के, तो वे थे आपके रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह जी की हम बात करें तो इनके ही समय में पहला आक्रमण हुआ होगा कुमाऊं क्षेत्र पर 1790 में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके यह आया था आपके 28 अक्टूबर वाले एग्जाम में। तो क्वेश्चन बनेगा जिस समय गोरखाओं का उत्तराखंड पर प्रथम आक्रमण हुआ था उस समय नेपाल के राजा कौन थे? रण बहादुर शाह थे। उसके बाद बात करेंगे जब इन्होंने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया तब भी रण बहादुर शाह थे, लेकिन जब गढ़वाल पर इन्होंने दूसरा आक्रमण 1803 में किया था गोरखाओं ने, उस समय विक्रम शाह वहां के राजा होंगे। उसके बाद पूरा गोरखा काल काफी बड़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जिस दिन भी पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड में कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका चंपावत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चंपावत के बारे में बात करें तो देखिएगा
राज्य का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद हम बात करते हैं स्थापना 1997 में हुई थी चंपावत की। उसके बाद अगर हम बात करें तो चंपावत में ही आपके भगवान विष्णु जी जो थे हमारे, उनका कूर्म अवतार हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रांतेश्वर पर्वत भी यहीं पर है, क्रांतेश्वर मंदिर यहीं पर है, डिप्तेश्वर मंदिर यहीं पर है, सप्तेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। उसके बाद मैं बात करूँ तो श्यामला ताल भी यहीं पर देखने को मिलेगा, लड़ीधुरा मेला यहीं पर लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो झूठा, यहाँ पर झूला मेला भी यहीं पर लगता है, झूठा मंदिर भी यहीं पर है, हिंगला देवी मंदिर भी आपको चंपावत में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी झिलमिल ताल भी यहीं पर है जिसकी आकृति गोल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूखा ताल भी आपको चंपावत में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो टनकपुर परियोजना भी चंपावत में है, जो 1993 में मीटोल के द्वारा बनाई गई थी। बाकी अगर हम बात करें तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा भी चंपावत में है, जिसकी खोज 14 वर्षीय बालक ने 1993 में की थी, जो चंपावत के बारसी गांव में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मीठा रीठा साहिब भी आपको चंपावत में ही देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में बाली दर्रा किस स्थान पर है? तो बाली दर्रे की हम बात करें तो ये हमारे उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन को जो चलाया था सुरेश भाई जी ने चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह गणेश गरीब जी के द्वारा की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य किसान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे राजेंद्र सिंह जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं वो आपके सुबोध उनियाल जी हैं, कृषि विपणन भी सुबोध उनियाल जी के पास है, कृषि शिक्षा भी आपके सुबोध उनियाल जी के पास है। बाकी आपको याद रखना है, देखिएगा अगर क्वेश्चन बनेगा कि आपके बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं आपके अरविंद पांडे जी, उच्च शिक्षा मंत्री हैं आपके धन सिंह रावत जी, और आपके आयुष शिक्षा मंत्री जो है वो आपका हरक सिंह रावत जी, और बाकी आपके संस्कृत शिक्षा मंत्री आएगा, संस्कृत शिक्षा मंत्री तब भी अरविंद पांडे जी आएंगे, और कृषि शिक्षा मंत्री आएगा तो आपके आ जाएंगे सुबोध उनियाल जी। बाकी अगर हम भारत के क्षेत्र में जाएं तो भारत के वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं वो आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। बाकी कृषि से आपको याद रखना है, देखिएगा किसान दिवस आपका 23 दिसंबर में आ जाता है। किसान का मित्र है केंचुआ, किसान का दुश्मन है यूकेलिप्टिस। बाकी अगर हम बात करें किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल आपका किसान घाट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन चित्रकार मोलाराम के वंशज हैं? तो मोलाराम के वंशज की हम बात करते हैं, सारे ही आपके शिवराम जी, ज्वालाराम जी और अजब राम जी, ये सभी वंशज है आपके मोलाराम जी के। तो क्वेश्चन 14 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। मोलाराम जी के बारे में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन 15, कश्मीरी हॉट नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऐतिहासिक स्थल है आपके गोपेश्वर में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा गोपेश्वर, और गोपेश्वर हमारा चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में चीनी मिलें सबसे अधिक किस जनपद में है? तो सर्वाधिक जो चीनी मिलें होंगी वो हमारे उधम सिंह नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उधम सिंह नगर से आपको याद करके चलना है। देखिएगा राज्य में सबसे कम साक्षरता यूएस नगर की है, राज्य में सबसे कम वन यूएस नगर में, राज्य में सबसे कम वन प्रतिशत भी आपको यूएस नगर में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका काशीपुर जो कि एक नगर निगम है, ये भी आपका उधम सिंह नगर में है। ये नगर निगम काशीपुर बना आपका 2013 में, ये याद रखना है। एक नगर निगम रुद्रपुर है उधम सिंह नगर में, जो 2013 में ही बना था। बाकी अगर आपको याद रखना है तो आपका अठरिया देवी मेला रुद्रपुर में लगता है, अठरिया मंदिर भी आपका रुद्रपुर में ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो हिडिंबा देवी मंदिर आपका उधम सिंह नगर के जसपुर शहर में भी है। वैसे आपका हिडिंबा देवी मंदिर चंपावत में भी चलता है, लेकिन एक छोटे स्तर पर आपका जसपुर में भी देखने को मिल जाएगा, जो उधम सिंह नगर में ही है। और उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी, और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है वो आपका उधम सिंह नगर ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दैनिक जागरण पत्र कहाँ से निकलता है? तो दैनिक जागरण पत्र की हम बात करें तो ये हमारा देहरादून जिले से निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देहरादून की अगर हम बात करें तो राज्य की आपकी शीतकालीन राजधानी देहरादून ही है और द्रोण घाटी में स्थित है। और उसके बाद अगर देहरादून के बारे में बात करें तो 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन बना था, जो कि उत्तर यानी कि ये जो कि उत्तराखंड के उत्तर क्षेत्र का
सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन है? क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड का सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो 1900 में बना था और हरिद्वार जंक्शन से भी इसे 1900 में ही जोड़ा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग मृतक आत्मा के लिए गबन संस्कार करते हैं या करती है? तो ये आपकी जनजातियों की बच्चों भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद भोटियों से हम बात करें तो महा हिमालय की सर्वाधिक जनजाति भोटिया है। बाकी तिब्बत से व्यापार करती थी भोटिया गमैया पद्धति के द्वारा। भोटियों की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा भोटियों में 10 उपजाति हैं, जैसे मारचा तोलचा तमोली चमोली में पाई जाएगी। और एक भोटियों की जो प्रमुख जनजाति है वो है इनकी जाड़। जाड़ की हम बात करते हैं उत्तरकाशी में पाए जाएंगे। जाड़ जो जनजाति है इसका ये धर्म बौद्ध धर्म मानती है, बाकी अन्य जितनी भी जनजाति है वो सब हिंदू धर्म को मानेगी। जाड़ की अगर हम बात करें तो इनकी जो भाषा होती है वो रोम्भा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करके चलना है। बाकी अगर जाड़ों की हम बात करें तो ये अगर हम बात करें तो जनक के वंशज स्वयं को मानते हैं, तो इतना जाड़ों से याद रखना है। उसके बाद भोटियों के बारे में बात करें देखिएगा, अर्धघुमंतु जनजाति भोटिया है, शीतकाल में अपना आवास बदल देती है आपकी भोटिया है। भोटियों के ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है मैत, ये याद रखना है। भोटियों के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है, या ऐसा आ जाए भोटियों के आवास को क्या कहा जाता है, तो वो भी मैत ही कहा जाएगा। बाकी भोटियों का जो शीतकालीन आवास है तो वो है आपका गुंडा या मुंसा। ये दोनों ही फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबा रामदेव जी की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम है रामकृष्ण यादव, और मैं 50 बार आपको बताता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका पतंजलि है योगपीठ, और उत्तराखंड के स्तर पर बहुत बड़ा फैलाव है इस पतंजलि का, तो इस पतंजलि योगपीठ के जो आजीवन कुलपति रहेंगे वो आपके रामकृष्ण यादव यानी कि बाबा रामदेव जी रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग के पिता पतंजलि, आधुनिक योग के पिता तिरुमलाइकर कृष्णाचारी, और योग को विदेश स्तर पर फैलाया है रामकृष्ण यादव ने यानी कि बाबा रामदेव ने, और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर जी। इतने क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस भूग्याल को कहा जाता है? तो गढ़वाल को स्विट्जरलैंड की हम बात करें तो ये आपके चोपता भूग्याल को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है? यानी कि सबसे कम एससी आबादी आपके कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये भी हमारे चंपावत में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारे नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी हल्द्वानी की हम बात करें तो 2013 में हल्द्वानी नगर निगम बना है, 2017 में इसे महानगर का दर्जा दिया गया है। हल्द्वानी के बारे में अगर हम बात करें तो गोला नदी के तट पर स्थित है, और हल्द्वानी की जीवन रेखा भी कौन सी नदी है? गोला नदी ही है। बाकी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी आपके हल्द्वानी में मिलेगा, उच्च शिक्षा निदेशालय भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी डाकू सुल्तानों का भी हल्द्वानी में ही है। और उसके बाद हम बात करें तो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भी हल्द्वानी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। और आपका डाकू सुल्तानों को मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उर्वशी श्री विद्या शक्तिपीठ कहाँ है? तो उर्वशी श्री शक्ति विद्यापीठ हमारे बद्रीनाथ धाम पर स्थित है, तो बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी बद्रीनाथ मंदिर हमारा मुगल शैली में स्थित होगा, 3 भागों में ये बटा होगा। और उसके बाद हम बात करें तो दक्षिण भारत के नंबूदारी संप्रदाय के ब्राह्मण जो शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं वो हमारे बद्रीनाथ धाम मंदिर में पूजा करते हैं मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, तीर्थराज किसे कहते हैं? तो तीर्थराज जो कहा जाता है वो आपके बागेश्वर जिले को कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी हम बात करें तो व्याघ्रेश्वर भी इसका ही नाम है। उत्तर का आपका वाराणसी भी इसी का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद अग्नि तीर्थ भी बागेश्वर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड में जो ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है तो वो है आपका जल विद्युत। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी आपको याद कर लेना है कि देश में सर्वाधिक विद्युत उत्पादित वाला जिला है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद हम बात करें तो विश्व जल दिवस कब है? तो आज ही आपका विश्व जल दिवस है। 22 मार्च को था, कल आपका जल दिवस था 22 मार्च को। उसके बाद आपको याद कर लेना है कि अनिल बैजल, आपको एक नाम याद रखना है, अनिल बैजल, जो कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं।
देखिएगा मैं ऐसे ही बताता हूँ, कहीं से भी कहीं भी हम चले जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चाहे वो जीएस हो, उत्तराखंड हो, हिंदी हो। तो हमें तो पढ़ना है, किसी प्रकार से पढ़ना है, हमें मेन मकसद है एग्जाम को क्वालिफाई करना। ये नहीं कि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड ही पढ़ना है, एग्जाम में जो आएगा हमें वो चीज पढ़ के चलनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कब टिहरी जनपद से उत्तरकाशी व पौड़ी जनपद से चमोली बनाए गए? यानी कि अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी को और चमोली जिले को कब बनाया गया था? तो इन दोनों की स्थापना आपके 1960 में हुई, साथ ही साथ पिथौरागढ़ भी 1960 में ही बना था। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि उत्तरकाशी को किससे अलग किया गया था? तो टिहरी और उत्तरकाशी अलग हुए थे, पौड़ी और चमोली अलग हुए थे, तब इनका निर्माण हुआ। तो 1960 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? तो इनमें जो मुख्य जौनसारी गायक होंगे वो आपके जगत राम वर्मा जी होंगे। बाकी अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जौनसारी संगीत के जनक किसे कहा जाता है? तो नंदलाल भारती जी को जौनसारी संगीत के जनक कहा गया है। बाकी अगर हम बात करें तो प्रथम कवि किसे माना गया है? तो पंडित शिवराम को माना गया है जौनसारियों में, जिन्होंने वीर केसरी नामक कृति को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गढ़वाल राइफल्स का गठन कब किया गया? तो गढ़वाल राइफल्स का जो गठन हुआ था वह 5 मई 1887 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चंद्रबनी स्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए चंद्रबनी स्थान जो है वह हमारे देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी देहरादून की हम बात करें तो देहरादून जो घंटा घर है, तो देहरादून घंटा घर को जो अगर हम बात करें इसका जो डिजाइन लिया गया है देहरादून घंटाघर का, तो वो आपकी स्कॉटलैंड जो घड़ियां मंगाई गई है वो स्कॉटलैंड से मंगाई गई है। 6 इसमें घड़ियां होंगी, षटकोणीय आकार का होगा। और देहरादून घंटाघर को बलबीर सिंह टावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बलबीर सिंह नामक एक बड़े उद्योगपति कह दें, और साथ ही साथ हम बात करें तो वे एक प्रकार से अधिवक्ता भी रहे थे। तो उन्हीं की याद में उनके पुत्रों ने और भाइयों ने इस घंटाघर को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, थल केदार कहाँ स्थित है? तो थल केदार की हम बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, गढ़वाल का काला पानी नामक स्थान किस जिले में है? तो गढ़वाल का काला पानी नामक स्थान जो है ना पिथौरागढ़ में है। वो पिथौरा शाही ने इसे बसाया होगा, तीसरे क्रम में है क्षेत्रफल के मामले में। बाकी पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ के बारे में तो पाताल भुवनेश्वर गुफा को याद रखना, कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता का निवास स्थान है आपके पाताल भुवनेश्वर गुफा में। क्वेश्चन 32 निम्न में श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन जी का जो मूल नाम है बच्चों वो श्री दत्त बडोनी जी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कस्तूरी मृग निम्न में से किस स्थल पर पाया जाता है? तो सभी स्थलों पर मुख्य रूप से मिलेगा, केदारनाथ में भी, पुलोई घाटी में भी और उत्तरकाशी में भी कस्तूरी मृग। तो 33वें आंसर का हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, चमोली रुद्रप्रयाग में स्थित होगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में की गई थी। 1972 में ही आपको याद रखना है शेर परियोजना आई थी। और 1973 की अगर हम बात करें तो आया था टाइगर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्वर्ग द्वार आपका केदार खंड को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, केदार खंड। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रथम चंद राजा जिसे गढ़वाल पर आक्रमण किया था, यानी कि प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो ये जो राजा थे बच्चों कीर्ति चंद जी। और जब इन्होंने आक्रमण किया था उस समय आपके राजा थे गढ़वाल के अजयपाल जी, जो कि 37वें राजा थे। और इन अजयपाल जी को हरा देते हैं कीर्तिचंद जी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी आपको वीडियो लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे कल फिर इसी समय। फिलहाल